चलिए हम लोग लाइव हो गए हैं। एक बार मैं देख लूं। गुड आफ्टरनून आप सब लोगों को जो लोग लाइव जुड़ चुके हैं। और एक बार मुझे बस देख लेने दीजिए कि मेरी ऑडियो और वीडियो सही आ रही है कि नहीं ऐप पे, तब हम लोग क्लास शुरू करेंगे। अच्छा, अभी आप सारे लोग जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत आज की क्लास में, हमेशा की तरह। और आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे आज भी, और खूब एनर्जी के साथ। अब 3 दिन का ब्रेक भी था हमारा, तो खूब एनर्जी के साथ आज की क्लास में आप लोग बैठे होंगे, सीखने की पूरी उत्सुकता के साथ। गुड आफ्टरनून। आप लोगों का मैसेज मैं देख पा रहा हूँ। मेरी आवाज़ कितनी क्लियर है आप लोगों को वो बता दीजिए। वीडियो मैं देख पा रहा हूँ, तो आई होप कि वीडियो में कहीं कोई परेशानी नहीं है। क्लास शुरू करने के पहले एक बार चेक कर लें। एरर नहीं, एरर के लिए जिनको भी एरर आ रहा है, आप लोगों को एक बार ऐप से बाहर निकल करके दोबारा आना होगा ऐप में। ऐप को क्लोज कर दीजिए, फिर ऐप में दोबारा आइएगा, तो ये दिक्कत नहीं होगी। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो अब शुरू कर ली जाए आज की क्लास को। तो आज इस क्लास 9 में, जो कि हो रही है क्लास 9, और ये क्लास हो रही है 24 अप्रैल 2023 को। दिन के 1:03 का वक्त हो चुका है। एंड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वक्त और समुद्र की जो टाइडल लहरें होती हैं वो किसी का इंतजार नहीं करती। तो इस तरह से अब हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने जहां तक किया था, उसके बाद जो लॉजिकल टॉपिक अब आगे बनता है, वो बनता है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स का। जैव भू रासायनिक चक्र। एक ही बार इसका यूज करेंगे। ये इतना बड़ा है अपने आप में, बायो जियोकेमिकल साइकिल भी बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन जैव भू रासायनिक उससे भी भयंकर टर्म है, तो इसलिए हम लोग बायो जियोकेमिकल साइकिल का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को 5 साइकिल देखने हैं, समझ समझ के देखना है। प्रीलिम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी सारे। अब उन क्वेश्चन को आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन समझ लें, या उन क्वेश्चन को आप इन्वायरमेंट का क्वेश्चन समझ लें, जैसे भी आप समझें। प्रीलिम में आते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बड़े दिलचस्प होते हैं। अगर अच्छे से इन टॉपिक्स को समझे रहेंगे तो ये बहुत आसान टॉपिक भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कि ये टॉपिक आसान है, हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देख लें कि यहाँ पे हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये चक्र होते क्या हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जैव भू रासायनिक चक्र, आखिरकार होते क्या हैं। इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से देखेंगे, समझेंगे भी, और लिखेंगे भी। मैं लिखवा दूंगा डिक्टेट करके, तो आप लोग लिखेंगे भी। इस प्रेजेंटेशन में भी कुछ डायग्राम ही है, कोई टेक्स्ट वगैरह मैंने नहीं रखा है, लेकिन ये डायग्राम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके लिए रिवीजन में काम आएंगे। जितने लोग अभी जुड़ गए हैं, बस इतना समझ लीजिए कि इन डायग्राम को अपनी कॉपी में नहीं बनाना है। मैं जो ये प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, बस रिवीजन के लिए वो अपने आप में काफ़ी होगा। उससे ज़्यादा गहराई में कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। क्लास में जहाँ भी मैं कुछ भी बोर्ड पे लिखूं, वो आप लिख लीजिएगा। जहाँ भी मैं कुछ बोल के लिखवाऊं, वो जरूर लिख लीजिएगा। और प्रेजेंटेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। डन। वीडियो रुक रुक कर चल रही है, अनु कह रही हैं। नहीं, शिवम कह रहे हैं। नहीं, चल तो रहा है। मैं जो देख पा रहा हूँ कि क्लास तो अच्छी चल रही है, उससे ज्यादा गहराई में कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। तो ऑडियो भी ठीक आ रही है, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है। एक बार अपने कनेक्शन को देख लीजिएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को तो बेसिकली ये साइकिल्स क्या होते हैं वो समझने के बाद हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक टर्म्स को हम समझेंगे। और जब हम ये कर लेंगे, तब हम 5 मुख्य साइकिल पर आएंगे। यहाँ पे 4 ही दिए हुए हैं, लेकिन मैंने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को भी शामिल किया है। ये जानते हुए भी कि सचिन सर ने ज्योग्राफी में कराया होगा या कराने वाले होंगे, फिर भी मैंने सोचा कि ये टॉपिक मुझे अपनी तरफ से भी थोड़ा टच जरूर करना चाहिए। एक ही टॉपिक या तो रिवाइज हो जाएगी,
या वहां पे एक दो नई बातें का पता चल जाएगा, या देखने का एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। और जब हम साइकिल्स की बात कर रहे हैं तो वो भी कर लेंगे, राइट। अदरवाइज नाइट्रोजन का साइकिल हम देखेंगे, कार्बन का साइकिल देखेंगे, फास्फोरस का साइकिल देखेंगे और सल्फर का साइकिल देखेंगे। ये 4 तरह के साइकिल हम देखने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं कि ये साइकिल आखिरकार होते क्या हैं, ठीक है। तो एक ब्लैंक पेज मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, लेकिन अब मेरे साथ अब आप लोग लिखने का काम शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैं लिखूंगा उसका सेव हो पाना नामुमकिन है। तो मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग मेरे साथ लिख लें, तो वो आपके लिए भी बेहतर होगा। या हाँ ठीक है, आप लिख लेंगे, मैं क्यों आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं नोट में इसको लिख लूँ ना, तो ये थोड़ा सा आप सब लोगों के लिए आसान हो जाएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, रुक जाइए। नहीं नहीं होगा, छोड़ दो। हाँ नहीं, नोट में अब हम अगर लिखेंगे तो अब ये सेव हो जाएगा। तो अब आप लिखो ना लिखो, मैं अब उससे बहुत चिंतित नहीं हूँ, ठीक है। तो आप लोग लिख भी सकते हो, और नहीं तो मैं ये भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। कुछ लोगों का मानना है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। चलिए आज और भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके विश्वास पे मैं रोज खरा उतरूं। चलिए, चलो, ओके। अब शुरू करो, लेट हो गई है ना। तो सबसे पहली बात कर लें हम लोग। बायोजियोकेमिकल बायो जियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक वर्ड को पकड़ते हैं, साइकिल। साइकिल से हमारा मतलब होता है यहां पर, हमेशा नहीं, पदार्थ का मतलब मैटर है, चक्रीय प्रवाह। चक्रीय प्रवाह का मतलब क्या है कि जो चीज अगर कहीं जा रही है तो फिर वापस भी आएगी, तो इसको हम चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो आप देखोगे कि पृथ्वी का के वाटर बॉडी से जलवाष्प के रूप में जल ऊपर की तरफ वायुमंडल की तरफ जाता है। फिर जब वायुमंडल में ये पहुंचता है तो कम तापमान पाकर के ये संघनित हो जाता है ना। तो वहां पर ये क्लाउड बन जाता है, और फिर वहां से वर्षा के माध्यम से ये वापस आ रहा है। तो वापस क्या आ रहा है? वाटर वापस आ रहा है। गया क्या था? वाटर गया था। तो ये क्या हुआ? एक तरह का चक्रीय प्रवाह हो गया, कि समथिंग दैट गोज आउट कम्स बैक। तो यहां पर हम पदार्थ के चक्रीय प्रवाह की बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में? बायोजियोकेमिकल साइकिल के संदर्भ में। अब हम अगला कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं यहाँ पे, इसको हटा दो, ठीक है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल इसको हम क्यों कहते हैं। तो जब पदार्थ का चक्रीय प्रवाह हो रहा था, खूब गौर से सुनिएगा, तो कोई भी पदार्थ एक ही रूप में एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित नहीं हो रहा होता। पदार्थ का रूप बदलता रहता है। खासतौर पे इसका जो यौगिक रूप है, कंपाउंड रूप जो है, वो बदलता रहेगा। कार्बन के साइकिल में अगर आप देखोगे तो कभी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है, कभी कार्बन मीथेन के रूप में है,
कभी कार्बन कार्बनिक रसायन के रूप में है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जैविक पदार्थों में जो कार्बनिक रसायन होते हैं, कभी कार्बन उस रूप में है। कार्बन कई बार कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानों के रूप में है। कार्बन कई बार कार्बोनेट लवणों के रूप में वाटर बॉडी में घुले हुए रूप में है। तो एक कार्बन अपने कई यौगिक रूपों में एक फेज से दूसरे फेज में प्रभावित हो रहा होता है। तो जो इसके अलग अलग रूप होते हैं, उन उन रूपों में इसका रूपांतरण कैसे हो रहा होता है। कब कार्बन कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, कब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, कब और किन प्रक्रियाओं से कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बन जाती है, किन प्रक्रियाओं से कार्बोहाइड्रेट मीथेन बन जाता है, किन प्रक्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट बन जाता है, कार्बोनेट का कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बन जाता है। तो जरूर कुछ प्रक्रियाएं चल रही होंगी इस साइक्लिक फ्लो में, ठीक है, इस चक्रीय प्रवाह में, जिसकी वजह से पदार्थ का रूपांतरण हो रहा है। तो वो प्रक्रियाएं क्या हैं? गौर से जब देखोगे तो वो 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। या तो वो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, या वो अजैविक रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, या फिर वो भौगोलिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसलिए हम नाम देते हैं बायो, जैविक, जियो, भौगोलिक, केमिकल, अजैविक, रासायनिक प्रक्रियाएं। एग्जाम्पल दे देते हैं, आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। अब देखिए, नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल का सबसे प्रधान गैस है, तो ये वायुमंडल में शुद्ध नाइट्रोजन के रूप में N2 के रूप में पाया जाता है। अब जब बिजली चमकती है, जब आकाश में बादल छाए हुए हैं और बिजली चमकती है, तो बिजली के चमकने से जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से नाइट्रोजन वायुमंडल में व्याप्त ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है। और नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड फिर जलवाष्प में मिक्स होकर के ये HNO3 बन करके जमीन पर आते हैं। तो अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे कि लाइटनिंग का मतलब बिजली, अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन लाइटनिंग की एनर्जी की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड में तब्दील हो गया। यही वो नाइट्रोजन है जो कुछ जीवाणुओं के कारण अमोनिया में तब्दील हो जाता है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाम सुना ही होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो सबसे महत्वपूर्ण जीवाणु होता है राइजोबियम होता है, लेकिन कई और जीवाणु भी होते हैं। तो यहां पर आप देखते हो कि ये NH3 बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये जो लाइटनिंग है, ये एक ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है, ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेसेस है, ठीक है। और नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है, ये हो गया क्या, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। और नाइट्रोजन का एक हिस्सा नाइट्रेट के स्वरूप में मिट्टी में होता है। नाइट्रोजन का एक हिस्सा नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में होता है। तो वो जो नाइट्रेट होता है, उसका जो फॉर्मूला रहेगा हमारा, वो है NO3-, ठीक है। ये फॉर्म है NO3- का। तो ये फिर धीरे 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 जा करके ये हमारा जो वाटर टेबल होता है, सो ग्राउंड के नीचे जो पानी का स्टोर होता है, जिसको आप वाटर टेबल बोलोगे, वहां जाके ये मिल जाता है और नाइट्रेट प्रदूषण का कारण बनता है। जिस नाइट्रेट प्रदूषण की वजह से अगर कोई बच्चा ये पानी पी ले, तो उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी डिजीज हो जाती है। तो ये क्या है, वाटर में घुला हुआ नाइट्रेट, फिर से ये ज्योग्राफिकल प्रोसेस है आपका, राइट। तो कई बार अजैविक रासायनिक क्रियाएं, कई बार जैविक रासायनिक क्रियाएं, और कई बार सिंपल भौगोलिक क्रियाएं पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में इस चक्रीय प्रवाह में परिवर्तित करती रहती हैं। इसीलिए इस चक्रीय प्रवाह को
हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। अगर ये क्लियर हो गया हो तो हम इस परिभाषा को बोल देते हैं और आप मेरे साथ इसको लिख लेंगे। लेकिन आप इसको पहले नोट कर नहीं, नोट मत कीजिए, आप इसको पहले समझ करके मुझे बता दीजिए कि क्या ये बातें समझ में आ गई। अगर हाँ, तो फिर हम इस परिभाषा को लिखने का भी काम कर लेंगे। चलो, तो ऐसे है, कलर थोड़ा बदल लें। पृथ्वी के चार तंत्रों के बीच चल रहा चक्रीय प्रवाह जिसमें कोई पदार्थ अजैविक, रासायनिक या जैव रासायनिक या भौगोलिक प्रक्रिया के कारण रूपांतरित भी हो रहा होता है। अच्छा, पृथ्वी के चार तंत्र क्या क्या हैं? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो पृथ्वी के ये चार तंत्र हैं: एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल, राइट, लिथोस्फीयर स्थल मंडल, ठीक है, और चौथा जो है वो है बायोस्फीयर जैव मंडल। तो इन चारों तंत्रों के बीच में चल रहा पदार्थों का चक्रीय प्रवाह, ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए लिख देते हैं: चल रहा पदार्थों का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा खड़ा भी होना चाहूं तो आप लोग का व्यू नहीं रुकेगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब सर नहीं देखेंगे चैट, देखेंगे जो भी प्रासंगिक क्वेश्चन है। अब ऐसे ही कि टीका टिप्पणी पे अगर मैं भी रिएक्ट करने लग जाऊं तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है,
सो इंग्लिश में जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि दिस इज अ मटीरियल फ्लो टेकिंग प्लेस साइक्लिकली among the four systems of the earth in which matter changes its form due to geological forces, biochemical forces और abiotic chemical process। बस इतना ही है। ये इंग्लिश में हो गया। कहने का मतलब कि जो हमारे अर्थ के चार सिस्टम्स हैं, उन चार सिस्टम्स में किसी एक मैटर का फ्लो हो रहा है, कनेक्टेड फ्लो है, इसलिए इसको हम साइक्लिक फ्लो कहते हैं। और ये फ्लो कोई साधारण फ्लो नहीं है। इस फ्लो में मैटर का फॉर्म बदलते रहता है। कार्बन से वो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से मीथेन बन जाएगा वगैरह। और वो जो फॉर्म चेंज होता है, वो फॉर्म चेंज होने की वजह क्या है? फॉर्म चेंज होने की वजह जो है या तो बायोटिक या एबायोटिक केमिकल रिएक्शन है, या जियोलॉजिकल या ज्योग्राफिकल प्रोसेस है। तो चूंकि ये हिंदी का बैच है तो बोलने के लिए मैंने इंग्लिश में समझा दिया, लेकिन ये एक परिभाषा आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया था कि यहाँ पे कहीं भी कोई चूक ना हो। आई होप कि अब लिख लिया है आप लोगों ने, तो इसको हम लोग आगे चलते हैं और इससे जुड़े हुए जो तीन बेसिक टर्म्स हैं उनको सीख लेते हैं। थ्री बेसिक टर्म्स। पहला टर्म है जिसको हम कहते हैं ठहराव। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेजिडेंस। दूसरा जो टर्म है उसको हम कहते हैं रिजर्वायर। ठीक है। और हिंदी में जो इसकी प्रमाणिक हिंदी है उसको हम कहते हैं संरक्षित पूल, या दूसरा जो है उसको हम कहते हैं संचयित पूल। 90% हिंदी किताबों में तो ये मिलता ही नहीं है। और तीसरा होता है 99%। तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज पूल। ठीक है। तो एक्सचेंज पूल का मतलब होता है आदान प्रदान का पूल। पूल से हमारा मतलब है कि जहां पे कोई भी चीज कुछ वक्त के लिए या लंबे वक्त के लिए भंडारित होती है, उसका मतलब पूल होता है। पूल एक एक्चुअली इंग्लिश शब्द है। तो पूल यहाँ पे तो पूल हो गया भंडारित पदार्थ जो एक जगह सेव है, उसको हम पूल कहते हैं। अब इन तीनों टर्म को हम समझ लेते हैं। ठहराव से हमारा मतलब है कि जिस भी पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, विशेषकर तत्वों के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो जिस भी हम पदार्थ की बात कर रहे हैं उसकी इकाई मात्रा कितने समय तक किसी भी फेज में रहती है। ध्यान रहे कि ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, ये चारों फेज में ऑपरेट हो रही होगी। बायोस्फीयर में भी, लिथोस्फीयर में भी, हाइड्रोस्फीयर में भी और वायुमंडल में भी। तो चारों फेज में ऑपरेट हो रही है। तो किस फेज में इसकी इकाई मात्रा कितने समय तक रुकती है, उसको हम कहते हैं रेजिडेंस, ठहराव, कि कितनी देर तक ठहरा हुआ है। कई बार इकाई मात्रा किसी खास फेज में बहुत लंबे समय तक रहेगी और किसी दूसरे फेज में कम समय तक रहेगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल का। तो नाइट्रोजन का जो रेजिडेंस है वो वायुमंडल में बहुत ज्यादा है। नाइट्रोजन की इकाई मात्रा वायुमंडल में करोड़ों करोड़ साल तक चलती रहती है। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का वायुमंडल में रेजिडेंस बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर उसी नाइट्रोजन की आप बात करें मिट्टी में, तो मिट्टी में भी नाइट्रोजन होती है, अलग यौगिक स्वरूप में होता है, लेकिन मिट्टी में भी नाइट्रोजन होती है। मिट्टी वाली जो नाइट्रोजन होती है वो उतने समय के लिए इकाई मात्रा मिट्टी में बनी नहीं रहती।
मिट्टी से उसको अवशोषित कर लेगा कोई पौधा और वो अब पौधे के बायोमास में चला गया। तो मिट्टी से लिथोस्फीयर से वो चला गया बायोस्फीयर में। अब बायोस्फीयर में भी हम देखें तो वहां पे भी वो चलते रहता है। पौधे को खाएगा कोई खरगोश, तो वो अब पौधे के बायोमास से खरगोश में चला गया। खरगोश को खाएगी कोई लोमड़ी, अब खरगोश से वो लोमड़ी के बायोमास में चला गया। और हर खाद्य स्तर पर वेस्ट और डेड मटेरियल प्रोड्यूस होगा और इस तरह से वो वेस्ट और डेड मटेरियल डिकम्पोजिशन में जाएगा। तो आप देखते हैं कि जीव मंडल में या स्थल मंडल में जो नाइट्रोजन है उसका रेजिडेंस कम है। रेजिडेंस का मतलब ठहराव कम है, जबकि वायुमंडल में ठहराव बहुत ज्यादा है। इसी तरह से महासागरों के तल में कैल्शियम कार्बोनेट के जो चट्टान हैं उस रूप में कार्बन का ठहराव बहुत बहुत ज्यादा है। करोड़ों साल से वो चट्टान समुद्र तल में जमा होते जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो जीव मंडल में जो कार्बन है वो आज है, कल वो जीव मृत होगा, डिकम्पोजिशन से वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। या किसी जंगल में बहुत भयंकर मात्रा में मिलियन टन कार्बन कैद है, पेड़ों के बीच में उस जंगल में आग लग गई, वो मिलियन टन कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर के वायुमंडल में चला गया। कहने का मतलब ये है कि ठहराव किसी फेज में ज्यादा हो सकता है, ठहराव किसी फेज में कम हो सकता है। अब जिस फेज में, जिस हिस्से में, इस पूरे चक्र के जिस हिस्से में सबसे ज्यादा इकाई मात्रा का ठहराव होगा उसको हम कहते हैं रिजर्वायर, कि यहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में ये पदार्थ प्रति इकाई मात्रा सबसे लंबे समय तक पाई जाएगी। ठीक है, तो प्रति इकाई मात्रा जिस भी हिस्से में सबसे लंबा ठहराव हो, सबसे लंबा रेजिडेंस हो, उसको हम कहते हैं रिजर्वायर। तो नाइट्रोजन का रिजर्वायर क्या है? एटमॉस्फेयर है। कार्बन का रिजर्वायर क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के रॉक हैं। ठीक है, तो ये रिजर्वायर हो गया। फास्फोरस का रिजर्वायर क्या है? तो फास्फोरस का रिजर्वायर स्थल मंडल है। तो ये हो गया रिजर्वायर। और रिजर्वायर के अलावा जो हिस्से हैं जहां पे ये पदार्थ चक्रीय प्रवाह में है लेकिन थोड़े थोड़े वक्त के लिए है, इकाई मात्रा का वहां पे ठहराव कम समय के लिए है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एक्सचेंज पूल, की यहां तो ये आदान प्रदान के लिए आया है, यहां पर ये रहने नहीं आया है। ठीक है, तो कुछ जगह ऐसा प्रतीत होता है कि ये पदार्थ रह रहा है, कुछ जगह ये प्रतीत होगा कि ये पदार्थ रहने की नियत से नहीं है, यहाँ पे है, कुछ दिनों में चला जाएगा। जैसे अगर आप दिल्ली ट्रेन लेकर के और आप हावड़ा जा रहे हैं ट्रेन से, ट्रेन कानपुर में रुकती है, कानपुर स्टेशन पर आप उतरते हैं, कुछ खरीदते हैं अपने लिए और फिर वापस में ट्रेन में जाते हैं। तो कानपुर स्टेशन आपके लिए क्या था? वो आपके लिए रिजर्वायर था या वो एक्सचेंज पूल था? आप कहेंगे वो तो मेरे लिए एक्सचेंज पूल था, मैं वहां गया, थोड़ी देर के लिए ट्रांजैक्शन किया और मैं वहां से चलता फिर बना, है ना। जबकि दूसरी तरफ अगर आप कलकत्ता पहुंचेंगे और लंबे वक्त तक रुकेंगे तो वो आपका ठहराव वहां पे बढ़ेगा और वो आपका रेजिडेंस सॉरी वो आपका रिजर्वायर कहलाएगा। तो इस तरह से आप इन चीजों को डिफाइन करते हैं। अब मैं इन चीजों को एक बार बोल करके डिफाइन करा देता हूं। ठीक है, तो ये हमारे 3 टर्म्स हैं और उन 3 टर्म्स के इर्द गिर्द कुछ और चीजें हैं जो जब साइकिल शुरू करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले अब आप लोग लिखें ठहराव या रेजिडेंस की परिभाषा, और तेजी से लिखेंगे, समझिए कि एग्जाम में लिख रहे हैं। अपने चक्रीय प्रवाह के अपने चक्रीय प्रवाह के किसी भाग में अपने चक्रीय प्रवाह के किसी भाग में पदार्थ की इकाई मात्रा अपने चक्रीय प्रवाह के किसी भाग में पदार्थ की इकाई मात्रा जिस औसत समय के लिए रहती है, पदार्थ की इकाई मात्रा जिस औसत समय के लिए रहती है उसे ठहराव कहा जाता है। अपने चक्रीय प्रवाह के किसी विशेष भाग में पदार्थ की इकाई मात्रा जिस औसत समय के लिए रहती है उसे उस पदार्थ का ठहराव कहा जाता है।
दूसरा डेफिनेशन लिखिएगा, रिजर्वायर, रिजर्वायर चक्रीय प्रवाह का वह भाग, चक्रीय प्रवाह का वह भाग जिसमें पदार्थ की इकाई मात्रा का चक्रीय प्रवाह का वह भाग जिसमें पदार्थ की इकाई मात्रा का अन्य किसी भी भाग की तुलना में अधिक लंबा ठहराव हो, पदार्थ की इकाई मात्रा का अन्य किसी भी भाग की तुलना में लंबा ठहराव हो, उसे रिजर्वायर कहते हैं, उसे रिजर्वायर कहते हैं। ये भी लिख लिया। अब आ जाइए एक्सचेंज पूल पर। अब आ जाइए एक्सचेंज पूल पर। चक्रीय प्रवाह के वे सभी भाग, चक्रीय प्रवाह के वे सभी भाग जो रिजर्वायर नहीं है, चक्रीय प्रवाह के वे सभी भाग जो रिजर्वायर नहीं है, उन्हें आदान प्रदान का पूल कहा जाता है, उन्हें आदान प्रदान का पूल कहा जाता है। इन भागों में पदार्थ की इकाई मात्रा का ठहराव, इन भागों में पदार्थ की इकाई मात्रा का ठहराव रिजर्वायर की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है। इन भागों में पदार्थ की इकाई मात्रा का ठहराव रिजर्वायर की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है। अब थोड़ा हम एग्जाम्पल की बात कर लें। एक मिनट रुक जाइए। कार्बन साइकिल में रिजर्वायर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें, और एक्सचेंज पूल हो गया जैविक कार्बन, वायुमंडलीय कार्बन वगैरह। ये हमारी कार्बन साइकिल का हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर लें नाइट्रोजन साइकिल, तो ये हो गया
वायुमंडलीय N2, ये हो गया इसका रिजर्वायर। जैविक नाइट्रोजन, मृदा का नाइट्रोजन, ये सब हो गया हमारा एक्सचेंज पूल। फॉस्फोरस साइकिल में भूमंडलीय फॉस्फोरस रिजर्वायर हो गया, जैविक फॉस्फोरस जो है हमारा एक्सचेंज पूल हो गया। तो एग्जाम्पल भी हो गए हमारे पास, बेसिक टर्म के साथ हमारी फैमिलियरिटी भी हो गई, और ये साइकिल क्या होते हैं उसको लेकर के खूब क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन भी हो गई। इन डेफिनेशन, इन टर्म्स का महत्व तब आप समझेंगे जब आपको कोई बुक पढ़ने का मौका मिलेगा, जो कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपको बुक पढ़ने का मौका लगेगा तो पता लगेगा अरे ये चीजें तो हैं ही नहीं। तो ये चीजें कहाँ हैं? तो एडवांस लेवल की इंग्लिश बुक्स में है, लेकिन ऑब्वियसली समहाउ जब हिंदी में गाइडें लिखी जाती हैं तो गाइड लिखने वाले को भी इन चीजों की समझ नहीं होती है, तो वो उसको छोड़ करके चलते बनते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनर पहले इंग्लिश में क्वेश्चन फ्रेम करता है, फिर हिंदी में अनुवाद होता है। तो जो क्वेश्चन के स्रोत होते हैं वो हमेशा इंग्लिश मीडियम के स्रोत होते हैं। हमें अच्छा लगे, हमें बुरा लगे, जो सच्चाई है वो यही है, और हम उसके साथ डील करना सीख लें तो अपना भी भला कर लेंगे और अपने रिजल्ट का भी भला कर लेंगे। डन। तो ये चीज टर्मिनोलॉजी वगैरह के लेवल पे हो गई, और अब हम लोग रेडी हो गए हैं अपने साइकिल को शुरू करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार बात कर लें हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं वाटर साइकिल का, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसको कहते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आ रहा है, चिंता मत कीजिएगा। आ गया वाटर साइकिल। विक्रम कह रहे हैं समझ नहीं आया। रोशन पंडित कह रहे हैं मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो सर। भाई पढ़ाना भी है, अगर एक एक कमेंट को देखेंगे ना तो पढ़ाई नहीं होगी, आप लोगों के कमेंट पे हम कमेंट ही करते रह जाएंगे। तो जब तक कि कोई एकदम से क्लियर डाउट ना हो, बिना प्रश्न के कुछ भी मत पूछिएगा, ठीक है? और अगर नहीं समझ में आया तो एग्जैक्टली आप मुझे बताओ कि सर ये जो वाली चीज, जो चीज थी वो नहीं समझ में आई। समझ में नहीं आया ये कोई भी कमेंट नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, कितना पीछे जाऊं। आप बताइए कि एक्सचेंज पूल में सर हमें ये नहीं समझ में आया, ये वाला हिस्सा यहां तक समझ में आया था, ये गायब हो गया, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप किन चीजों को कितना अटेंशन देकर सुन रहे हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मामूली से मामूली बात नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो खूब ध्यान दीजिए, सो दैट कि जब आप क्वेश्चन लिखें तो आप ये बताएं कि सर इसके बाद वाला हिस्सा नहीं समझ में आया। ठीक है, मुझे लगता है कि जितने सिंपल तरीके से हमने रेजिडेंस, रिजर्वायर और एक्सचेंज पुल को समझाया है, और अगर ये 95%, 97% इस क्लास में बैठे हुए लोगों को समझ में आ रहा है, तो या तो आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें, या फिर थोड़ा सा, ठीक है, या फिर थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर मुझसे पूछ लें, दोबारा बताने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ऋतिक कह रहे हैं सर नाइट्रोजन साइकिल नहीं समझ में आया। मैंने कब पढ़ा है कि नाइट्रोजन साइकिल आपको समझ में आ जाएगा? कैसी बातें कर रहे हो? नाइट्रोजन साइकिल हो गई क्या? आप बता दो। दीपक शर्मा कह रहे हैं सर डेफिनेशन तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल नहीं समझ में आया। एग्जाम्पल तब समझ में आएगा जब जाकर के साइकिल पढ़ोगे, अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तब जाकर के एग्जाम्पल भी समझ में आएंगे। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, अपना नुकसान कर रहे हो। जब साइकिल ही नहीं पढ़ा तो कैसे समझ में आ जाएगा? डेफिनेशन समझ में आ गई। जब डेफिनेशन करा के मैं छोड़ रहा था तो आप में से कुछ लोग कहते हैं सर एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल दे दिया सर, समझ में नहीं आया, और कर रहे हो अपना नुकसान। आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन इस एटीट्यूड के साथ प्रीलिम में 30% मार्क्स भी नहीं आते। तो यू हैव टू इंप्रूव योर एटीट्यूड।
और एक्चुअली अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए इसको यहां छोड़ रहा हूं सो दैट कि अब आप लोग भी ध्यान दें। तो अभी मैं अब काफी वक्त तक कोई भी चैट नहीं देखने जा रहा हूं। जब मैं बोलूंगा कि कमेंट करके क्वेश्चन बताओ, तब आप अपने कमेंट करना। तब तक मुझे कुछ नहीं दिख रहा, दोनों हाथ में कुछ नहीं है सिवा पेन के, राइट। तो अब चैट मुझे दिख नहीं रहा। ये है हमारा वाटर साइकिल, ये है हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। तो मेरे साथ आप लोग थोड़ा सा इन चीजों को लिख लीजिए और ध्यान रखिएगा, डायग्राम नहीं बनाने हैं। ये पूरा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो यहां पे लिख रहे हैं बस उसको आप लोग लिख लीजिए। वायुमंडल, स्थलमंडल, जैव मंडल, और जाहिर है और जल मंडल में जल का भिन्न स्वरूपों में चक्रीय प्रवाह। इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। लिखते रहिएगा, जब मैं अगली स्लाइड पे चलूंगा तो ये जा चुका होगा और मेरे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इन चारों सिस्टम में जल अपने भिन्न स्वरूपों में, ठीक है, इन चारों सिस्टम में जल अपने भिन्न स्वरूपों में प्रवाहित हो रहा होता है। मोर और लेस एक चक्रीय प्रवाह है, मोर और लेस। हालांकि कुछ हिस्सा जो है थोड़े लंबे वक्त के लिए किसी और फेज में चला जाता है, लेकिन मोस्टली ये चक्रीय प्रवाह है। और ये सबसे आसान है इस पूरे साइकिल को समझना। तो अब हम लोग इस साइकिल को समझने की शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसको लिख लिया है, इस पूरे के पूरे साइकिल को। तो सबसे पहले हम बात करें कि वायुमंडल में पानी, जल किस रूप में होता है। तो वायुमंडल में जल का जो स्वरूप होता है, ठीक है, अब इसको हमने ये किया। और वायुमंडल में जो जल का स्वरूप होता है वो होगा जलवाष्प के रूप में। और जलवाष्प जो है वो सामान्य रूप में होगा, लिखते रहिएगा, अब बार बार नहीं बोलूंगा। और संघनित रूप में होगा। जो संघनित रूप में होगा वो क्लाउड है, मतलब बादल है। स्थल मंडल में कैसे होगा? सबसे पहले मृदा की नमी, ठीक है। फिर अंडरग्राउंड वाटर, जो सतह के नीचे जो पानी का जो एक रिजर्वायर होता है, जिसको आप वाटर टेबल भी बोलते हैं, तो वो एक अंडरग्राउंड वाटर होगा। तो स्थल मंडल में मृदा की नमी और अंडरग्राउंड वाटर होती है। फिर हम आते हैं जैव मंडल में, ठीक है। जीवों की कुल जैव मात्रा, जैव मात्रा क्या होती है? जैव मात्रा इज बायोमास का लगभग 70% या इससे भी अधिक।
ठीक है, तो जैव मंडल में ये होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें, बाकी सब तो जल मंडल ही है। तो जल मंडल में रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, सीज एंड ओशंस, सागर एवं महासागर, नदियां, झील, तालाब, तरह तरह के स्रोत और सागर और महासागर। तो ये वाटर चारों फेज में होता है। अगर आप देखो, यही तो 4 फेज होते हैं, वाटर चारों फेज में है। ठीक है, अब इसको नोट करो पहले आप लोग। हाथ से जो कुछ भी लिख रहा हूं वो लिखना है। चलो, ये डन हो गया। अब जरा एक एक करके ना इनपुट आउटपुट का हिसाब लगाते हैं, फिर साइकिल तो अपने आप हमारी आंखों के सामने बन जाएगा। ठीक है, चलो अब रुक जाओ, आप लोग ध्यान दो। अब ये बहुत सिंपल और बड़ा इंटरेस्टिंग है, आराम से कमांड हो जाएगा। देखो, अब आओ वायुमंडल में। वायुमंडल में जल के स्वरूप, H2O का स्रोत, H2O की निकासी। ठीक है, वायुमंडल में सबसे पहले सामान्य जल वाष्प, और क्या, कंडेंस जल वाष्प, जो कि बनाएगा क्लाउड। करेक्ट। तो ये दो स्रोत हैं, सॉरी, ये दो स्वरूप हैं। स्रोतों की बात कर ली जाए, स्रोत कई हैं। सबसे पहले तो इवेपोरेशन, समुद्र की सतह से इवेपोरेशन होगी। ठीक है, मतलब जल जलवाष्प में बदलेगा। ठीक है, और जल जलवाष्प में बदल करके और जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाएगा। कहां कहां से इवेपोरेशन होगा? जहां भी जल है या नमी है, वहां से इवेपोरेशन संभव है। मतलब समुद्रों से इवेपोरेशन होगा, नमी जो मिट्टी में होती है वहां से इवेपोरेशन होगी, नदियों से होगी, झील से होगी, तालाब से होगी। जहां भी वाटर है वहां पर इवेपोरेशन कम या ज्यादा मात्रा में होती रहेगी। इवेपोरेशन की रेट ज्यादा होगी अगर उस दिन का तापमान ज्यादा है। इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा अगर उस दिन हवा तेज चल रही है। इवेपोरेशन का रेट कम होगा जिस दिन तापमान कम होगा। इवेपोरेशन का रेट कम होगा जिस दिन हवा मंद चल रही है। और साथ ही साथ हवा में जो नमी है वो भी तय करेगी कि इवेपोरेशन का रेट क्या हो। जिस दिन हवा में खूब नमी है, बारिश हुई है या सुबह का वक्त है, कुहासा छाया हुआ है, उस दिन इवेपोरेशन का रेट, उस वक्त इवेपोरेशन का रेट बहुत कम होगा। और जब एकदम से ड्राई डे है, बिल्कुल सन चमक रहा है, कोई बारिश नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, उस दिन क्या है? उस दिन काफी तेजी से इवेपोरेशन होगी, लेकिन इवेपोरेशन हो रही होती है। राइट। तो इसका जो स्रोत है वो सबसे पहला तो है इवेपोरेशन।
इकोलॉजी में इसको कह दीजिए वाष्पीकरण। कहां कहां से इवेपोरेशन हो रही है ये? लेक्स, पॉन्ड्स, सीज एंड ओशंस, है ना, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स वगैरह, हर जगह से इवेपोरेशन हो रही है और ये जो है जलवाष्प का सबसे प्रमुख स्रोत होता है। एक और स्रोत है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये वो प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से वो थोड़ा थोड़ा जलवाष्प उत्सर्जित करते रहते हैं। मात्रा कम होती है लेकिन फिर भी इतने सारे पौधे हैं कि वो भी कुल मिलाकर के बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है। और वाष्पीकरण जो होती है, गौर करिएगा, सॉइल से भी होगी, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर होता है, तो सॉइल में भी वाष्पीकरण होता है। ठीक है। अब अगला देखिए, और अभी कुछ देर तक और हम देखेंगे नहीं चैट्स को, सामने पड़ा हुआ है फोन, लेकिन आज अब मतलब पढ़ाना ही है, और बीच बीच में जब बोलूंगा तब चैट देखूंगा। थोड़ा अब आपके और हमारे बीच वो एक डिसिप्लिन बन जाए तो हम दोनों ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। दूसरी जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। दूसरी प्रक्रिया होती है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वो प्रक्रिया है पौधों और वृक्षों के द्वारा जलवाष्प उत्सर्जन। ठीक है। और ये जो है H2O की निकासी, अब उसको थोड़ा अलग बनाते हैं ताकि ये इसके साथ मिक्स ना करें। H2O की निकासी, तो H2O की निकासी कैसे होती है वायुमंडल से? सबसे पहला तो वर्षा, ओस की बूंदें, बहुत छोटा है ना, ओस की बूंदें वायुमंडल से, और कुछ भी नहीं। बस इन्हीं दोनों की आप अपेक्षा करेंगे कि इससे जलवाष्प की निकासी होती है। ठीक है। तो ये तो हो गया मामला वायुमंडल का, कि वायुमंडल से जलवाष्प किन किन रूपों में निष्कासित होता है, और पक्के तौर पर वर्षा सबसे प्रमुख स्रोत है। ये तो बात हो गई वायुमंडल की। बात जरा स्थल मंडल की कर लें, कि स्थल मंडल में जल का स्रोत क्या होता है, स्वरूप क्या होता है, निकासी कैसे होती है। स्नोफॉल काफी लोग लिख रहे हैं। स्नोफॉल जो है उसको हम लोग रखेंगे वर्षा की ही श्रेणी में, कि जब बहुत लो टेम्परेचर पे जब स्नो गिरता है
तो एक्चुअली वो बूंदे आइस क्रिस्टल का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग स्नोफॉल को वर्षा में रखते हैं। आप चाहो तो इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले पे। अब इसको हम क्लियर कर रहे हैं और हम अब आते हैं कि स्थल मंडल में क्या चल रहा होता है। स्वरूप, स्रोत, निकासी। स्वरूप, मृदा की नमी। ठीक है, फिर अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है? भूमिगत। अंडरग्राउंड वाटर बॉडी। और अंडरग्राउंड धीरे धीरे वाटर मूव भी कर रहा होता है, ऐसा नहीं है कि वाटर एक ही जगह रहेगा। अंडरग्राउंड भी वाटर सीप कर रहा होता है। ठीक है, तो दो मेन स्वरूप होते हैं, मृदा की नमी और अंडरग्राउंड जलाशय एवं धाराएं। जो अंडरग्राउंड जलाशय हुए वो स्टैग्नेंट बॉडी है, वहां से पानी कहीं और नहीं जाती, आप निकाल सकते हैं पंप करके, लेकिन वो कहीं और नहीं जा रहे हैं। और जो स्ट्रीम होती है अंडरग्राउंड, वो धीरे 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 वो नदी की तरफ वो प्रवाहित होती चली जाती हैं। नदियों में वो जल ऐड करती हैं और अंततः नदियों में पानी का वॉल्यूम जो भी बढ़ता है तो थोड़ा उनकी वजह से भी बढ़ जाता है। अब स्रोत क्या है? स्रोत सबसे बड़ा तो वर्षा, क्योंकि हमने स्नोफॉल अब अलग से मेंशन किया है, तो स्नोफॉल। ड्यू ड्रॉप्स, ड्यू ड्रॉप्स का अब हिंदी मत पूछिएगा, ओस की बूंदें। ठीक है, तो ये सब है कुछ हद तक। फॉग भी है, फॉग रहेगा तो मिट्टी की नमी बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह। तो स्रोत तो आपके यही सब हैं, जिसमें वर्षा सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत रहेगी। बाकी जो है सेकेंडरी स्रोत हैं। स्नोफॉल दुनिया के हर हिस्से में नहीं होती। ड्यू ड्रॉप्स दुनिया के हर हिस्से में जरूरी नहीं कि हो। फॉग भी दुनिया के हर हिस्से में जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन स्रोत कुछ मिलाकर ये है। मनुष्यों की वजह से दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में सिंचाई भी होती है, इरिगेशन। तो ये जो है ह्यूमन इंटरवेंशन है कि जहां पर आप खेती करेंगे वहां पे सिंचाई भी करेंगे। अब सिंचाई में आपने पंप से पानी लिया, नहरों से पानी लिया, जहां से भी आपने पानी लिया, लास्टली वो पानी जो है वो फिर मिट्टी की नमी बढ़ाएगा। पानी का एक बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड जलाशयों में जाएगा और कुछ जो है वो अंडरग्राउंड स्ट्रीम में जाकर के जुड़ जाएगा। पूरा का पूरा पानी जो है वो सॉइल में तो रहता नहीं है नमी के रूप में। ठीक है, निकासी कैसे होती है? निकासी तीन तरीके से होगी। कोई डार्क कलर मिलता तो ज्यादा मजा आता, लेकिन चलो। निकासी, इवेपोरेशन। दूसरा ट्रांसपिरेशन। तीसरा रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ। मतलब बहुत पानी हो जाए तो क्या होता है, मिट्टी के नीचे भी नहीं जाएगी पानी, वो सतह पे ही
एक जगह से बह करके निचले हिस्से में चली जाएगी, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस रन ऑफ कहते हैं। और चौथा क्या होगा, परकोलेशन, पानी नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो चौथा जो है भूमिगत स्रोतों तक। तो ये हो गया आपका स्थल मंडल में पानी का फ्लो, ठीक है। तो स्थल मंडल में जो पानी का हम फ्लो देखते हैं, तो स्रोत यही है, निकासी के ये चार रास्ते हैं, वाष्पीकरण सबसे बड़ा रास्ता है। एक बार आप देख लीजिए ट्रांसपिरेशन का मतलब, चलो ट्रांसपिरेशन का मतलब, ट्रांसपिरेशन को, अच्छा है कि मुझे थोड़ी बॉटनी आती है। तो ट्रांसपिरेशन जो है वो है पादप वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। जब पौधों से वाष्प का उत्सर्जन होता है तो उसको हम कहते हैं पादप वाष्पोत्सर्जन, आसान शब्द है, ट्रांसपिरेशन। अब तो कई सारी एनसीईआरटी की किताबों में भी आप देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन को हिंदी में लिख देते हैं। फॉग क्या है, फॉग मतलब कुहासा, फॉग कुहासा, कुहासा, उसकी बूंदें, बर्फ गिरना, स्नोफॉल, ये बन गया होगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बना लिया होगा आपने, है ना। चलो क्लियर करते हैं अब इसको, क्लियर कर दिया जाए। रन ऑफ, सतह पे ही पानी का प्रवाह, जो मतलब दौड़कर भाग जाए, ठीक है, उसको हम रन ऑफ कहते हैं। इसको अब हटा दें। यस सर, यस सर, जी सर। चलो एक बार मैं अच्छे से बोर्ड के पास से हट गया हूं, सो दैट कि जिसको भी लिखना हो आप लोग इसको लिख लो, ठीक है। जिसको भी लिखना है आप लोग इसको लिख लो। और अगर रिकॉर्डिंग में देख रहे होगे तो इस जगह पे पॉज कर लेना, पॉज करके लिख लेना और तब आगे बढ़ना। चल, जैव मंडल, स्वरूप, स्रोत और निकासी। जैव मंडल में स्वरूप जो है वो है जैव मात्रा में मौजूद वाटर, लगभग 70% या अधिक, डिपेंड करता है कहाँ की जैव मात्रा आप ले रहे हैं। तो मेन स्वरूप तो यही है, ठीक है। जैव मंडल में और कोई स्रोत नहीं है, जैव मंडल में और कोई स्वरूप नहीं। स्रोत क्या है,
भूमिजल, मृदा की नमी, जल मंडल के विभिन्न स्रोत। ठीक है, तो ये सब आपके स्रोत हैं। भूमिजल जब हम अंडरग्राउंड से बोर करके निकालते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर को हम बोर करके निकालते हैं ना, और तब हम सिंचाई करते हैं, और वो सिंचाई से हमारे पौधे, फिर उनका पोषण होता है। मृदा की नमी पौधे खुद से अवशोषित कर सकते हैं। जलमंडल के विभिन्न स्रोत, उससे हम जंतुओं का काम चल रहा होता है ना। तो जैसे कि कुछ जंतु तालाब में जाकर पानी पीते हैं वगैरह वगैरह, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निकासी कैसे होती है? निकासी का जो सबसे बड़ा स्वरूप है वो है पादप वाष्पोत्सर्जन, और दूसरा है जंतु उत्सर्जन। ठीक है, तो जैव मंडल निकासी के स्रोत यही है, पादप वाष्पोत्सर्जन है और जंतु उत्सर्जन है। और हमारा जल मंडल जो है, तो जो जल मंडल है हमारा, उसको कहाँ से वाटर मिलता है? एक तो सबसे पहली बात है कि हमारी पृथ्वी का 71% पार्ट जो है ओशन ही है। उसका एक हिस्सा पानी का वाष्पोत्सर्जित होता है और वो वर्षा के रूप में वापस भी आता है। यही चीज नदियों, झीलों, तालाबों पर भी लागू होती है कि एक हिस्सा वाष्पोत्सर्जित होता है, फिर वो वापस आता है। इसमें स्नोफॉल को भी जोड़ लीजिए, छोटी भूमिका उसकी बूंदों की भी जोड़ लीजिए, तो ये सब स्रोत है। फिर जो है स्थलीय वाटर रन ऑफ करके चला जाएगा वहां, तो स्थलीय वाटर का रन ऑफ भी एक स्रोत है। अंडरग्राउंड स्ट्रीम भी जाकर के जलमंडल को मिल जाएगा, जो अंडरग्राउंड धाराएं चल रही हैं वो भी जाकर के रिवर से मिल जाएंगी। तो ये सब उसके स्रोत हैं। निकासी क्या है? निकासी मुख्यतः वाष्पोत्सर्जन जो समुद्रों से हो रहा है, जो नदियों से हो रहा है, तो निकासी मुख्यतः जो है वो वाष्पोत्सर्जन के रूप में होता है। तो ये हो गई जल मंडल की बात। और अगर इसी चीज को एक साइकिल के रूप में देखेंगे तो एकदम सजा सजाया वाटर साइकिल मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट तो इतना ही है। अब इसके बाद हम फिगर देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा सर यही था, मतलब हमें तो लगा कि कुछ सीरियस मामला होगा। इसको हटा दें अगर आप लोग की अनुमति हो। कुछ लोग बीच में हेलो हाय भी कर रहे हैं एक दूसरे से। कितनी बार कहा है कि भाई दिन में 10 बार याद करो, हर घंटे एक बार, कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, सेलेक्ट हो जाओगे तो इस देश को चला रहे होगे। सरकार इससे ज्यादा सीनियर पोजीशन किसी भी यंग व्यक्ति को नहीं देती है। कोई भी दूसरी परीक्षा आपको इससे नीचे के ही लेवल की सर्विस देगी, इस लेवल की सर्विस नहीं देगी। तो सरकार में एंटर करने का जो उच्चतम स्तर है वो आप इस परीक्षा से अर्जित करते हैं। आपको अपने आप को उसके योग्य बनाना होगा। हमारे एक टीचर कहते थे स्कूल के दिनों में, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। हिंदी में जिसको कहते हैं कि पहले पात्रता विकसित करें फिर इच्छा विकसित करें। तो वो आपके एटीट्यूड में, आपके एक्शन में दिखना चाहिए। आपका एक्शन आपके एटीट्यूड का सूचक है। अगर आप क्लास में बैठ करके हाय हेलो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको वाटर साइकिल से और वाटर साइकिल के थ्रू इकोलॉजी से और इकोलॉजी के थ्रू इस एग्जाम को क्लियर करने से थोड़ी कम दिलचस्पी है, जितनी होनी चाहिए उससे कम। इस चीज को आप आत्मचिंतन करें और जितनी जल्दी हो सुधारें। जब तक पूरी तरह से नहीं सुधर जाएगा, यह मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, क्योंकि एक टीचर का धर्म ये भी होता है कि आपको सही मार्ग पर वापस लाए। अगर मुझे आकर के सिर्फ कंटेंट पढ़ा के जाना होता तो लाइव क्लास की जरूरत नहीं थी। मैं दुनिया में कहीं भी बैठ करके इतना या इससे भी शानदार क्लास रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन जब देख रहा हूं मैं आप लोगों को लाइव,
और आप में से ज्यादातर लोग बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं चाहूंगा, थोड़ा लालची हूं, तो मैं चाहूंगा सारे लोग उतने ही इन्वॉल्वमेंट के साथ क्लास से जुड़े रहें। वापस आते हैं जल मंडल पे। जंतु उत्सर्जन क्या होता है? यूरिन पास करना जंतु उत्सर्जन है। ड्यू ड्रॉप का मतलब होता है उसकी बूंदें। फॉग का मतलब होता है कुहासा। जैव मात्रा बायोमास होती है नेहा। 2 मिनट प्रश्न देख लेता हूं आपका। जैव मात्रा बायोमास, जैव मात्रा बायोमास। मैं पी वाई क्यू भी कराऊंगा। ठीक है, पी वाई क्यू भी कराऊंगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, चलो। रवि कह रहे हैं सर बहुत स्लो क्लास चल रही है। क्या आप लोग को लगता है कि बहुत स्लो चल रही है? मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दूं? अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ। एक बार यस नो कर दो तो आप लोग, मैं जरा देख लूं। हो सकता है कि मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये स्पीड ठीक है, लेकिन स्पीड को लेकर एक बार जरा आप लोग मुझे फीडबैक दो तो, कि स्पीड ठीक है या स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं हम लोग। चलो ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। आप लोग अगर अच्छे से कोप कर जाओगे तो हम दोनों का भला होगा। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाओ। घबराओ मत, अगर स्पीड बढ़ाएंगे भी तो बिना समझाए थोड़ी ना भाग जाएंगे। थोड़ा सा 10% इंक्रीज करके देखते हैं ना, आप लोग भी तो यंग और एनर्जेटिक हो। चलो अब कमेंट रोको, कमेंट रोको, कमेंट रोको, कमेंट रोको। समझ गया। अब कमेंट आप लोग रोक दो। आप में से ज्यादा लोग कह रहे हैं ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बढ़ा दीजिए। बढ़ा करके देख लेते हैं, सबका बेनिफिट है अगर आप सब लोग एक नए स्पीड पे एडजस्ट कर जाएंगे तो। ठीक है, तो चलो जैव मंडल हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं जल मंडल पे। मेरे साथ आप लोग लिखते रहेंगे, ठीक है? मैं तेज बोलूं उससे स्पीड नहीं बढ़ेगी। जब आप मेरे साथ लिखते रहेंगे और मेरे साथ आप लोग चीजों को कंप्लीट करेंगे, उससे स्पीड बढ़ेगी। तो जल मंडल में हमारा जो स्रोत है वो है मृदु जल। ठीक है, हमारा स्रोत है समुद्री जल। एक खारा पानी होगा और एक खारा पानी नहीं होगा। अक्सर जो खारा पानी नहीं होता उसको मीठा पानी कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि वो मीठा टेस्ट में होता है। अगर खारा नहीं है तो उसको आप बोलचाल की भाषा में मीठा पानी कहेंगे। तो मृदु जल, समुद्री जल, और तीसरा ग्लेशियर तथा बर्फ के डिपॉजिट्स। ये स्वरूप है, ये स्रोत नहीं है। गलत मैंने लिख दिया। ये हो गए आपके स्वरूप। ठीक है, चलो स्रोत पे आ जाओ। सबसे बड़ा स्रोत तो वर्षा है, फिर स्नोफॉल। तो ये दो सबसे बड़े स्रोत हैं। एक और स्रोत है जिसको हम कहेंगे भूमिगत जल प्रवाह। अच्छा, यहां से निकासी कैसे होती है? सबसे बड़ी निकासी
वाष्पोत्सर्जन से होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है जो ह्यूमन गतिविधियां हैं उससे भी निकासी होती है। जैसे हम सिंचाई के लिए पानी लेते हैं अपने नदियों से नहर बना करके, या सिंचाई के लिए हम और भी स्रोतों से पानी लेते हैं, तो वो मानव गतिविधियां भी निकासी का कारण बनती हैं। तो ये हो गया जलमंडल का मामला। और जब एक बार हमने चारों ही सिस्टम को करीब से देख लिया है, तो अब हम पूरे के पूरे साइकिल के पिक्चर को देखेंगे, तो पिक्चर को हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं पिक्चर को देखने से, लेकिन आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। जल्दी से एक बार लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, डन। चलिए, अब हम लोग इस ड्राइंग को देखने जा रहे हैं, और ये ड्राइंग पूरे के पूरे वाटर साइकिल को बहुत अच्छे से आपको दिखा रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, हम लोग जो है ओशन से शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग ओशन से शुरू करते हैं। यहां से देखो, ओशन से जब आप देखते हो तो आप क्या देख रहे हो कि सबसे पहले, ठीक है, ओशन से सबसे पहले, एक मिनट रुको, ये देखो कि ओशन से इवेपोरेशन हो रही है। ये पिंक वाले लाइन को फॉलो करना। ओशन से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, और सिर्फ ओशन से ही नहीं होगा, झीलों से भी होगा, तालाबों से भी होगा। जहां भी कोई वाटर बॉडी है वहां से थोड़े या ज्यादा मात्रा में इवेपोरेशन तो होगी। और ये जो इवेपोरेशन हो रहा है, ये इवेपोरेशन निर्भर करेगा तीन चीजों पे। पहला कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कितनी है, दूसरा टेम्परेचर कितना है, तीसरा उस दिन हवा कैसी चल रही है। हवा तेज चल रही है, ज्यादा इवेपोरेशन होगा, टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा इवेपोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी कम है तो तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो कम इवेपोरेशन होगा, जो पहले बताया है मैंने। और आप देखो कि वहीं से ऐसे बारिश होकर के वर्षा की बूंदें आ रही हैं। ग्रीन वाले एरो को आप देखना, देख रहे हो? तो आप क्या देखते हैं कि वाटर बॉडी से जो सबसे बड़ा स्रोत है जाने का, वो इवेपोरेशन है, और आने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है वर्षा, ठीक है। और वर्षा के साथ स्नोफॉल वगैरह को भी आप यहां पर ऐड कर लो। तो एक तो जो हमने सीखा है वो यहां पर आपने देख लिया, और कुछ भी ऐसा नया आप नहीं देखने वाले हैं जो हमने अभी तक सीख नहीं लिया है वाटर साइकिल के बारे में। अब देखो, ये अगर कोई रिजर्वायर है यहाँ पे, ये अगर कोई रिजर्वायर है, तो इस रिजर्वायर से क्या होते हुए आप देख रहे हो, इस रिजर्वायर से भी आप इवेपोरेशन होते हुए देख रहे हो। ये देख रहे हो कि ये इवेपोरेशन हो रही है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे। और ये जो इवेपोरेशन होकर के जा रही है कहाँ, ये इवेपोरेशन होकर के एटमॉस्फेयर में जा रही है, और वहां पर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। और कंडेंसेशन होने के बाद क्या होगी, कंडेंसेशन होने के बाद फिर बारिश ही होने जा रही है, ठीक है। फिर यहां पे देखिए, इवेपोरेशन फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से भी जो है सो जलवाष्प इवेपोरेट हो रही है, और ये जो है सब के सब कहां पहुंच रहे हैं, वायुमंडल में। वायुमंडल में क्या हो रहा है, वायुमंडल में हो रहा है कंडेंसेशन, और ये कंडेंसेशन से क्या होगा, कंडेंसेशन के बाद बारिश होगी और वो आएगा, ठीक है। और आप देखो कि ऐसे ऐसी सतहों पे जहां पे बारिश होती है और वो बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो वहां से क्या होता है, सरफेस रन ऑफ हो रहा है। देख रहे हो, ये सरफेस रन ऑफ हो रहा है, ये सरफेस रन ऑफ हो रहा है। और ये सरफेस रन ऑफ जो है वो धीरे धीरे वाटर रिजर्वायर में आता है, यहां से जलवाष्प होगा, और धीरे धीरे ये अंडरग्राउंड जाएगा, जिसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। देख रहे हो? और ये देखो ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, ये देखो फ्लो हो रहा है ग्राउंड वाटर। ये एरो देखते जाओ, ये ग्राउंड वाटर फ्लो हो रहा है, और फ्लो होकर के कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा फिर बड़े वाले पानी के रिजर्वायर में। तो इस तरह से ये सारा कुछ जो हमने देखा है वो यहाँ पर हमने डायग्राम के थ्रू बनाया है। और एक चीज याद रखिएगा कि डायग्राम आपको नहीं बनाना है, डायग्राम आपके पास होगा
रिवीजन के लिए, लेकिन जो आपने लिखा है वो आपका मेन कंसेप्ट है, मेन बेस है आपके रिवीजन के लिए। और लास्ट में आप देखिए कि पौधों से ट्रांसपिरेशन भी हो रही है, पादप वाष्पोत्सर्जन जिसको कहते हैं, तो पौधों से वो ट्रांसपिरेशन भी हो रही है और वो सब जा करके और वो वायुमंडल में संघनित होता है, कंडेंसेशन होती है और उस कंडेंसेशन से फिर आप बारिश होते देखते हैं। तो यही तो आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अब हमारा क्लियर है वाटर साइकिल का। कंडेंसेशन क्या होता है? संघनन इज कंडेंसेशन। जब जलवाष्प संघनित होता है, कंडेंस होता है, तो उसी को हम कंडेंसेशन या संघनन का नाम देते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं नाइट्रोजन वाले साइकिल की। ठीक है, नाइट्रोजन वाले साइकिल का भी वो वाला एनालिसिस कर लेते हैं कि नाइट्रोजन किन किन जगहों पे पाया जाता है और उनका स्रोत क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नाइट्रोजन साइकिल हमारे सामने है। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल की जब हम बात करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का चक्रीय प्रवाह, और नाइट्रोजन के चक्रीय प्रवाह में आप मुख्यतः देखते हैं वायुमंडल की भूमिका, जैव मंडल की भूमिका, और आप देखते हैं स्थल मंडल की भूमिका। इसका यह भी मतलब है कि जल मंडल की भूमिका बेहद सीमित है। नाइट्रोजन के साइकिल में जल मंडल बहुत छोटी भूमिका अदा करता है, ना के बराबर। ठीक है, पूरी तरह से एब्सेंट भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जल मंडल में कोई बहुत एक सिग्निफिकेंट पार्ट होगा। तो हमारा भी ध्यान इन तीन हिस्सों में केंद्रित होगा। अब जरा हम आगे देखते हैं कि वायुमंडल में इसका क्या सिचुएशन है, जैव मंडल में क्या सिचुएशन है और स्थल मंडल में क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो अब आगे आ जाओ और मेरे साथ आप लिखेंगे। सबसे पहली बात तो ये हो जाए कि वायुमंडल ही इसका रिजर्वायर है, मतलब इकाई मात्रा का सबसे लंबा ठहराव यहीं पर पाया जाता है। वायुमंडल में इसके स्वरूप में जो सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप है वो है N2। यह तात्विक स्वरूप है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन किसी और तत्व के साथ नहीं मौजूद है, नाइट्रोजन शुद्ध नाइट्रोजन के रूप में मौजूद है। दूसरा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी वायुमंडल में मौजूद हैं। मोस्टली NO2 मौजूद होता है, लेकिन साथ ही साथ N2O भी मौजूद होगा और NO भी मौजूद होगा। आज आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जाएंगे और इन तीनों का नाम ढूंढेंगे गूगल पे। ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं कि इन तीनों का अब आप लोग नाम गूगल पे ढूंढेंगे कि इनका नाम क्या है। और ये वाला जो है हमारा NO2, ये NO2 सबसे प्रमुख स्वरूप है। और एक प्रदूषक के रूप में कुछ मात्रा में अमोनिया भी होता है। अमोनिया एक सर्टिफाइड प्रदूषक है और हमारे देश के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कहीं लिख लो आप लोग कि अमोनिया वायुमंडल में एक प्रदूषक के रूप में पाया जाता है, और भारत के एयर क्वालिटी इंडेक्स में वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी इसको एक प्रदूषक के रूप में
माना गया है। ठीक है, हमारे देश में वायु की गुणवत्ता के लिए एक एयर क्वालिटी इंडेक्स चलती है, जो भारत के बहुत सारे नगरों में और महानगरों, तो सारे महानगरों में और बहुत सारे नगरों में अब ये सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है। तो वहां पर जो तमाम प्रदूषक लिस्टेड हैं, उनमें से अमोनिया भी एक प्रदूषक है। तो हाँ, वायुमंडल में अमोनिया कम ही मात्रा में लेकिन पाया जाता है। अब हम आते हैं अगली बात पे। अगली बात है कि स्रोत क्या है। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन का तो प्राकृतिक रिजर्वायर ही, ठीक है, वायुमंडल है। और वो आज से नहीं है, पिछले 300 करोड़ साल से है, 3 बिलियन साल से नाइट्रोजन ही वायुमंडल का सबसे प्रचुरतम गैस है, सबसे एबंडेंट गैस है। ठीक है, और ये जिसको मैंने सबसे प्रमुख लिखा है वो क्या है? सबसे प्रमुख ऑक्साइड। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख रूप है, सबसे प्रमुख ऑक्साइड है नाइट्रोजन का। ठीक है, और ऐसे तो प्रचुरतम की बात करें, ये मैंने क्या कर दिया, प्रचुरतम की बात करेंगे आप, तब तो नाइट्रोजन ही है। तो सबसे पहला तो है प्राकृतिक रिजर्वायर है, लेकिन इसके साथ साथ जीवाश्म ईंधनों का दहन। जीवाश्म ईंधनों का दहन आप कहाँ करते हैं? अपनी फैक्ट्रीज में करते हैं, अपनी गाड़ियों में करते हैं वगैरह। तो जीवाश्म ईंधनों के दहन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यहां पर N2 पाया जाता है। इतना ही नहीं, ज्वालामुखी विस्फोट से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। ठीक है, फिर औद्योगिक स्रोत से अमोनिया निकलता है। तो ये सब हमारे मुख्य स्रोत हैं नाइट्रोजन के। अच्छा, अभी थैंक यू क्यों लिख रहे हो? अभी 5 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं, अभी आप लोग बने रहें। सत्यम भी कह रहे हैं कि सर थोड़ा और पढ़ाएं। सर प्लीज हिंदी में समझाएं। गौरी, हिंदी में ही समझा रहा हूं मैं, इंग्लिश यूज भी नहीं कर रहा। कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, और वायुमंडल से निकासी क्या है? N2 से NOx का बनना, और NOx जो है वो वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर आ जाती है। इसी तरह से जो NOx होते हैं तथा अमोनिया होती है, वो भी वर्षा जल के साथ पृथ्वी पे आ जाएगी। फिर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है, ये भी एक प्रक्रिया है जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो इसमें भी एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है। N2 से अमोनिया बनता है। तो निकासी के ये 3 मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की निकासी के ये 3 मुख्य प्रकार हैं, जिनको आप वायुमंडल के संदर्भ में आप याद रखेंगे।
चलो, तो आज अब हम लोगों को क्लास यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, इसलिए क्योंकि आप लोगों को दूसरे क्लास के लिए तैयार होना है। थोड़ा आराम भी करेंगे, थोड़ा खाना भी खाएंगे, लेकिन अगली क्लास में हम लोग बिल्कुल यहीं से शुरू करेंगे। तो अगली क्लास में अब हम वायुमंडल में नाइट्रोजन का कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, सीधा जैव मंडल और स्थल मंडल पर आएंगे और साइकिल देखेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो ये होगी अगली क्लास में। तो आज इतना ही। अब हमेशा की तरह खूब अच्छा ध्यान रखिए, अच्छे से खाना खाइए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। रेस्ट करने से दिमाग का अलर्टनेस बढ़ेगा और उसके बाद जो है आप फिर से अपने काम पे लगे। आप एक मिशन पे हैं, ये कभी मत भूलिएगा जब तक कि अपने मुकाम पर ना पहुंच जाए। गुड बाय एंड गुड लक।